चलो तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो इधर, जैसे ही मैंने वर्ड पढ़ा डिजाइन, जैसे मैंने वर्ड पढ़ा डिजाइन, तो डिजाइन वर्ड पढ़ते ही मेरे दिमाग के अंदर आ गया कि डिजाइन वर्ड पढ़ते दिमाग में फटाक से दो चीजें क्लिक हो गई कि मुझे इसके लिए डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकालना है और एरिया ऑफ स्टील निकालना है। अब मेरे पास में अभी मैंने ओनली इतना सा ही पढ़ा है, अगर मेरे पास में बीम है तो मैं जो है वो बी और डी दोनों निकालूंगा, और अगर मेरे पास में स्लेब है तो मैं ओनली डेप्थ निकालूंगा। अगर मेरे पास में फुटिंग है तो भाई मैं उसके अंदर एल भी निकलेगी, बी भी निकलेगी और डेप्थ भी निकलेगी, गहराई भी निकलेगी। अगर मेरे पास में वाटर टैंक है, अगर मेरे पास में वाटर टैंक है तो भाई मेरे पास में जो है वो जो साइड वॉल है उसकी मोटाई यानी कि टी भी निकलेगी और हाँ मोटाई निकलेगी, बाकी तो हमारा डायमेंशन गिवन रहती है, और ईटीसी। ये दिमाग में आ गया क्योंकि डिजाइन वर्ड लिखते ही दिमाग में क्या आ गया, डायमेंशन। और डायमेंशन में क्या क्या किसके लिए क्या निकालते हैं, तो बीम के लिए बी और डी, स्लेब के लिए ओनली डेप्थ, फुटिंग के लिए लेंथ विड्थ और चौड़ाई, आई मीन लंबाई चौड़ाई और गहराई यानी कि लेंथ विड्थ एंड डेप्थ। वाटर टैंक के लिए जो वॉल है उसकी थिकनेस। कॉलम अगर मैं ले लेता हूं तो कॉलम के लिए हो जाएगा, दैट इज कॉलम के लिए क्रॉस सेक्शन डायमेंशन बी और डी, दिस इज द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। तो ये निकालना है, राइट चलो। और अगर बीम है तो उसके लिए स्टील निकल आएगा, स्लेब है तो उसके आ जाएगा, फुटिंग है तो उसके आ जाएगा, वगैरह वगैरह, तो एसटी आ जाएगा। ये एक वर्ड पढ़ते मेरे दिमाग में सारी बातें आ गई। चलो आगे क्या बोला गया, ए रेक्टेंगुलर बीम। अब हमारे पास में जब ये बोल दिया गया रेक्टेंगुलर बीम तो इन सबको हटा दो, ये नहीं है, रेस्पेक्टिव चैप्टर में है। क्वेश्चन में ये बोला गया रेक्टेंगुलर बीम, तो मैं ये जानता हूं बीम अगर रेक्टेंगल है तो मैं ये जानता हूं कि बी बाई डी रेशियो जो रहता है वो रेशियो 0.5 से 0.65 तक रहता है। बी बाई डी का रेशियो 0.5 से 0.65 रहता है। तो अगर मुझे बी निकालना है तो मैं 0.5 इंटू डी कर सकता हूं। तो भाई बी और डी में और अगर बीम है तो उसके लिए स्टील निकल आएगा, स्लेब है तो उसके आ जाएगा, फुटिंग है तो उसके आ जाएगा, वगैरह वगैरह, तो एसटी आ जाएगा। टी भी निकले, उसमें बीम है तो मैं जो है वो ये जानता हूं कि बी बाई डी रेशियो जो रहता है वो रेशियो 0.5 से 0.65 तक रहता है। बी बाई डी का रेशियो 0.5 से 0.65 रहता है। तो अगर मुझे बी निकालना है तो मैं 0.5 इंटू डी कर सकता हूं। तो भाई बी और डी में से मेरे पास ओनली एक ही अननोन है, दूसरा तो डिपेंडेंट है। अगर डी पता है तो बी मिल जाएगा ऑटोमेटिक। सो आई हैव ओनली वन अननोन। तो मैं यहाँ पे इस डी को मान लेता हूं कि भाई ये मुझे पता है तो ये पता है। सो राइट नाउ आई हैव ओनली वन अननोन, एक अननोन है जिसके लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए होगी। देखते हैं आगे क्या बोला है। अच्छा डी निकालना है ना, तो पहले यहीं पे बात कर लेते हैं। डी निकालना है तो भाई मेरे पास में दो मेथड है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम। डब्ल्यूएसएम से देखूंगा तो डी इज इक्वल टू अंडररूट एम अपॉन क्यू बी, एम अपॉन क्यू बी, जहां पे क्यू का वैल्यू होता है 1/2 सी जे के, 1/2 सी जे के। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो क्या रहता है ये जे होता है 1 माइनस के बाई 3, 1 माइनस के बाई 3, क्लियर। तो के इज द न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, एंड इट हैव द वैल्यू 250 के लिए 0.40, 415 के लिए 0.289 एंड 500 के लिए 0.253। सो आई कैन राइट द वैल्यू अकॉर्डिंगली एज पर द गिवन ग्रेड ऑफ स्टील। C is the sigma CBC and its value is FCK by 3 अप्रोक्स जो रहता है। B is the width, चलो देखेंगे। M is the bending moment। अगर WSM से निकालना हो तो D ऐसे निकला जाएगा। LSM से निकालना हो तो भाई मेरे पास में अगर FE415 दे रखा तो मैं क्या लिखूंगा, MU is equal to 0.138 FCK BD स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर। तो भाई मुझे डेप्थ निकालनी है, तो मुझे डेप्थ निकालने के लिए एक तो बी चाहिए, दूसरा बेंडिंग मोमेंट चाहिए। बी को मैं डी की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसको मैं अननोन नहीं मान रहा, बट डी निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए।
यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो होता है वो हम ये जानते हैं, अगर सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल लोड है तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा WL²/8। अगर सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड है, तो ये हो जाएगा WL/4। अगर कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हमने अभी भी वैल्यू लिखी है टेबल के अंदर, 1/16, 1/12, 12 और 10, 10 और 9, और ये जो भी 12 और 9 जो भी वैल्यू रहता है तो उसके साथ से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो हमें चाहिए होगा कि बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें जो है वो नेचर ऑफ द बीम चाहिए। चलो देखते हैं कौन सा दे रखा है। तो भाई हमें बेंडिंग मोमेंट के लिए नेचर ऑफ द बीम दे रखा है सिंपली सपोर्टेड ओवर ए क्लियर स्पान 6 मीटर। जब क्लियर स्पान दिया गया है, मैं ये जानता हूं कि यहां पे लिखा जाता है एल इफेक्टिव। तो मुझे एक चीज तो पता लग गई कि मुझे मोमेंट निकालने के लिए एल इफेक्टिव चाहिए होगा, जो कि मुझे निकालना है, सब्जेक्टेड टू है सुपर इम्पोज लोड 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो मुझे लाइव लोड का जो वैल्यू दिया है दैट इज द 30 किलो न्यूटन पर मीटर, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे जब मैं देखता हूं तो एल इफेक्टिव का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। W इज द टोटल लोड, और ये टोटल लोड क्या होता है, इसमें DL ऐड कर दूंगा तो DL निकाला जाता है कैपिटल B इंटू D इंटू 1 इंटू गामा। गामा RCC का होता है 25, B और D तो मैं खुद ही निकालना चाहता हूं। जब तक मुझे देखो डेप्थ निकालना है तो उसके लिए मुझे मोमेंट चाहिए, डेप्थ मुझे निकालना तो उसके लिए मोमेंट चाहिए, और मोमेंट के अंदर खुद B और D आ रहा है। इसका मतलब मैं यहां पे इसको डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे इसको कुछ डेटा अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ कौन सा D यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, और फिर आगे उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जो मैं डेटा अज्यूम करूंगा वो वैल्यू इससे लेस अगर आ जाता है तब तो हमने जो माना है वो सही है। नहीं, जो वैल्यू हमने अज्यूम किया है वो वैल्यू अगर रिक्वायर्ड से यहां से हम कैलकुलेट करेंगे या फिर यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर इससे ज्यादा आ जाता है जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है तब तो ओके है, नहीं तो फिर ये वापस किया जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले जो है वो कुछ डायमेंशन अज्यूम करेंगे और उस डायमेंशन से B और D का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो अजम्पशंस पे बेस्ड है। देन उससे डेड लोड निकालेंगे, लाइव लोड दिया हुआ है, टोटल लोड निकालेंगे, एल इफेक्टिव निकालेंगे, इस बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे, इस बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे पुट करेंगे एंड D निकालेंगे। अगर इस D का वैल्यू जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है उससे अगर कम आ गया तब तो हमने जो अज्यूम किया वो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा ये प्रोसेस किया जाएगा। कब तक, जब तक कि प्रोवाइडेड का वैल्यू रिक्वायर्ड से ज्यादा नहीं आ जाता, टिल दैट दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। चलिए, ये सारी चीजें क्लियरिटी तब रहती है जब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के दोबारा उसको देखते हैं, समझते हैं कि भाई आखिर मैंने किया क्या है और मैंने यही क्यों किया है। जिस दिन ये कर लोगे उस दिन बहुत चीजें आसान हो जाएगी। चलो, क्या क्या भेजा गया है तो भी हम अज्यूम करते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कि भाई इतना डेप्थ ले लो या ये वैल्यू ले लो। अजम्पशन ऐसा नहीं है कि मर्जी से कोई भी डेटा उठा लिया। मर्जी यहाँ सिविल में नहीं, इंजीनियरिंग में मर्जी नहीं चलती, हर चीज का सॉलिड रीजन होता है। अगर मैं कोई चीज अज्यूम कर भी रहा हूं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बातें रहती हैं। हवा में बात नहीं करते हैं कि भाई एक काम करो 500 mm की लगा दो, कैसे लगा दो 500 की, 500 ही क्यों बोला, तो क्यों का कारण होना चाहिए हमारे पास। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे जो है इफेक्टिव डेप्थ अज्यूम करता हूँ, इफेक्टिव डेप्थ जो मैं अज्यूम करूंगा, इफेक्टिव डेप्थ जो है मैं यहाँ पे जो है अज्यूम कर सकता हूँ दो तरीके से।
डी जो है दो तरीके से एज्यूम किया जा सकता है। पहला हो जाएगा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से बात करूंगा तो L बाई डी वैल्यू सिंपली सपोर्ट के लिए 20 से लेस या इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास में L बाई 20 आ जाएगा डी का वैल्यू निकालने के लिए। ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से है, ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से है जो कि कोड ये कहता है। दूसरा जो रहता है थंब रूल रहते हैं। थंब रूल माने साइट पे जो इंजीनियर होते हैं वो इंजीनियर अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं कि भाई इस सिचुएशन में इतने स्पान के लिए लगभग इतनी बीम आएगी। वो उनका अनुभव है पिछले कई सालों के जो है कंस्ट्रक्शन को देखते हुए कि जनरली यही बीम यहाँ पे लगती है और उसी को लेके हम करेंगे तो बेटर डिजाइन होगा। उसको बोला जाता है थंब रूल। थंब रूल के पीछे लॉजिक है एक्सपीरियंस ओनली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो d का वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट d इज इक्वल टू L बाई 10 और दिस इज द थंब रूल। थंब रूल अगर मैं क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि भाई आप इसको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए निकालिए तब तो L बाई 20 ही लिखेंगे, बट यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा L बाई 10। तो स्मॉल d हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, L इज द 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 10, तो दिस इज द 600 mm। तो स्मॉल d मेरे पास में आ गया दैट इज, स्मॉल d जो है मेरे पास में आ गया दैट इज 600 mm। कैपिटल D के लिए क्या चाहिए? कैपिटल D के लिए हो जाएगा दैट इज D प्लस क्लियर कवर प्लस 5t बाई 2, यही होता है DC। अगर मैं यहाँ पे बीम बनाता हूं तो भाई मेरे पास में इसके सेंटर से जो ऊपर तक का डायमेंशन होता है दैट इज द D। अगर मुझे कैपिटल D लिखना तो क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा मैं क्लियर कवर, दिस इज द क्लियर कवर, और इस बार का आधा तो ये बार का आधा प्लस D, तो ये कैपिटल D हो जाएगा। तो D का वैल्यू 600, क्लियर कवर मुझे क्वेश्चन में दे रखा 25, 5t अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम बार डाया 20 mm, सो ये हो जाएगा दैट इज द 20 बाई 2, सो दैट वैल्यू इज D इज इक्वल टू 635 mm, 635 mm। चूंकि क्वेश्चन में बोला गया रेक्टेंगुलर बीम, तो मैं ये जानता हूं, क्वेश्चन में बोला गया रेक्टेंगुलर बीम, मैं ये जानता हूं इसके लिए B बाई डी रेशियो जो रहता है दैट इज द 0.5, तो B हो जाएगा दैट इज 0.5 इंटू डी, यानी कि 0.5 इंटू 635, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास में कितना होगा 317.5। तो मैं यहाँ पे इसको अप्रोक्स मानूंगा 330 का। विड्थ के लिए मैं डेटा लिखवा चुका हूँ 150, 180, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 400, ये मैं डेटा लिखवा चुका हूँ सिंगली वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 330 मानेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो B का वैल्यू माना है, इस B का वैल्यू 330, कैपिटल D का वैल्यू 635 और स्मॉल d का वैल्यू 600। अब इन्हीं डेटा को, जो कि अजम्पशंस पे बेस्ड है, इन्हीं डेटा को लेके मैं आगे बेंडिंग में निकालूंगा और D का वैल्यू निकालूंगा गिवन इक्वेशन से। अगर जो डेटा निकलेगा मेरे पास आगे उसका वैल्यू 600 से लेस आ जाता है, तब तो मैंने जो माना है वो सही है, और उसको आगे फिर इसी डायमेंशन को लेके आगे हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। अगर ज्यादा आ जाता है तो दोबारा ये प्रोसेस किया जाएगा। तो देखते हैं क्या कहानी होगी। तो ये तो हो गया मेरे पास डायमेंशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशन निकल गया, बेंडिंग मोमेंट के लिए लोड का वैल्यू चाहिए, तो लोड कैलकुलेशन कर लो। लोड कैलकुलेशन, तो डेड लोड क्या हो जाएगा, डेड लोड तो डेड लोड हो जाएगा दैट इज कैपिटल B इंटू कैपिटल D इंटू 1 इंटू गामा। गामा जो रहता है RCC का दैट इज द 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब,
एंड गामा जो पीसीसी का रहता है दैट इज द 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज डेड लोड इज इक्वल टू 0.33 इंटू 0.635 इंटू 1 इंटू 25, सो दैट डेड लोड इज इक्वल टू कैलकुलेटर here. So here is the value that is 0.33 into 0.635 into 25. Value is 5.24 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड का वैल्यू दे रहेगा 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड हो जाएगा मेरे पास दैट इज टोटल लोड हो जाएगा W इज इक्वल टू 35.24 किलो न्यूटन पर मीटर। 35.24 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब ये निकल गया। नाउ एल इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा इफेक्टिव स्पान। चूंकि सिंपली सपोर्टेड दे रखा तो एल इफेक्टिव दिया जाएगा मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डी एंड एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। तो इसमें डेटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल नोट दे रखा 6 मीटर प्लस स्मॉल डी इज व्हाट, स्मॉल डी इज द 600 mm, सो दिस इज द 600 mm, यानी कि दिस बिकम्स 0.6, तो ये हो जाएगा 6.6 मीटर। ये हो जाएगा 6 प्लस डब्ल्यू बाई टू विड्थ ऑफ द सपोर्ट। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सपोर्ट, so width of the support is 500 mm. This is the 500 mm. So here I can write that value is 0.5 by 2 plus 0.5 by 2. So here is the 6.5 meter. Here is the 6.5 meter. So यहाँ से L effective जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 6.5 मीटर। चलो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल। क्वेश्चन में मेंशन है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि डब्ल्यूएसएम से करना है या एलएसएम से करना है। अगर मैं डब्ल्यूएसएम से करता तो यहाँ पे एम का वैल्यू में लिखता दैट इज WL इफेक्टिव स्क्वायर बाई 8। अगर WSM से सोल्व करना रहता तो W का वैल्यू 35.24 इंटू 6.5 का स्क्वायर बाई 8, आई विल गेट द मैक्सिमम बेंडमेंट वैल्यू। अगर LSM से करना है तो भाई मुझे इसको फैक्टर्ड करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर बाई 8 एंड M हो जाएगा दैट इज द MU। सो लुक द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन है कि भाई डब्ल्यूएसएम से करिए तब तो चॉइस नहीं है, और अगर कुछ लिखा नहीं है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको हमेशा एलएसएम से करना है, हमेशा एलएसएम से करना है। तो यहाँ पे मेरे पास हम लोग क्या कर लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ एस पर एलएसएम हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा दैट इज फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, यानी कि MU इज इक्वल टू WL इफेक्टिव स्क्वायर बाई 8। तो पुट द वैल्यू 1.5 इंटू 35.24 इंटू 6.5 का स्क्वायर बाई 8। सो हियर इज द वैल्यू MU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 35.24 इंटू 6.5 का स्क्वायर बाई 8। सो दैट वैल्यू इज 279.17 kNm। दिस इज द वन। अब इस मोमेंट के लिए हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड डेप्थ निकालनी है। तो नेक्स्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड डेप्थ, नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज द रिक्वायर्ड डेप्थ स्मॉल डी का वैल्यू। चूंकि एलएसएम से कर रहे हैं फॉर Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील दिया है, तो Fe415 के लिए क्या हो जाएगा, MU इज इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर। पुट द वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा
दिस इज द 279.17 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.138 इंटू 15 इंटू 330 इंटू डी स्क्वायर। यहां से डी रिक्वायर्ड जो निकलेगा दैट वैल्यू इज, अगर इसका वैल्यू 600 से लेस आ जाता है तब तो हमने ऊपर जो डायमेंशन माना है वो सही है, लेकिन अगर ये वैल्यू ज्यादा आ गया तब वापस ये साइकिल करेंगे ऊपर से तक। कब तक करेंगे? जब तक कि ये वैल्यू जो हमने माना है उससे लेस नहीं आ जाती, राइट। तो ये हो जाएगा दिस वन। तो सोल्व करते हैं इसको, क्या कहानी होगी। 279.17 E6 इज इक्वल टू 0.138 इंटू FCK इंटू 330 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। सोल्व करते हैं। सो दिस वैल्यू कम्स आउट 639 दिस वैल्यू कम्स आउट 639 mm, जो कि ग्रेटर देन है डी प्रोवाइड से, दैट वाज द 600 mm। इसका मतलब हमने जो डेटा माना है वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। सो assumptions is wrong, so beam will redesign हम लोग इसको रीडिजाइन कर रहे हैं। रीडिजाइन में क्या करेंगे, मान लो मैंने डी का वैल्यू कितना 639, कैपिटल डी का वैल्यू में क्या कर देता हूं, स्मॉल डी 639 प्लस 25 प्लस 20/2, तो दैट वैल्यू इज हाउ मच, ये आ रहा 639 प्लस 25 प्लस 20/2, सो दैट वैल्यू 674 mm। मैं इसी को ही स्मॉल डी मान के लिख देता हूं, लेकिन मेरे पास में वैल्यू आ रहा 674। मैं क्या कर लेता हूं, अपनी सहूलियत के लिए मैं बोल देता हूं कि नहीं यार, एक काम करो, इसको आप जो है 700 मान लो, 700 मान लो। तो मेरे पास अब देखो डायमेंशन क्या आ रहा, कैपिटल डी मैंने माना दैट इज द 700 mm। तो जब कैपिटल डी 700 है तो इसके बी क्या हो जाएगा 0.5 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 350 mm। कैसे आया ये, बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू डी, यहां से निकल के आया। स्मॉल डी का वैल्यू कितना आएगा, तो स्मॉल डी हो जाएगा दैट इज कैपिटल डी माइनस CC माइनस 50/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 700 माइनस 25 माइनस 20/2, सो दिस वैल्यू इज द 665 mm। सो दिस इज द 665 mm। ये डेटा अभी भी हमने माना है, फाइनल नहीं है, जस्टिफाई करना पड़ेगा इसे। तो अब मेरे पास में बी और डी और स्मॉल डी ये है, इससे हम लोग क्या करते हैं, लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हम लोग लोड कैलकुलेट करते हैं, तो लोड हो जाएगा WDL, क्या हो जाएगा कैपिटल बी 0.35 इंटू 0.7 इंटू 1 इंटू 25, सो दिस वैल्यू इज 0.35 इंटू 0.7 इंटू 25, 6.125 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड हम लोग जानते हैं दैट इज द 30 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड हो जाएगा दैट इज 36.125 किलो न्यूटन पर मीटर। एल इफेक्टिव जो आया है मेरे पास, उसको अगर मैं दोबारा निकालता हूं तो क्या होगा, कहां गया एल इफेक्टिव, दोबारा निकालूंगा तो यहाँ पे स्मॉल डी की जगह लिखूंगा 0.665, तो ये वैल्यू और ज्यादा होगा। हमारे पास में एल इफेक्टिव जो आया वो इसके रेस्पेक्ट में आया है, नीड नॉट टू कैलकुलेट अगेन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं दोबारा एल इफेक्टिव, सीधा यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा दैट इज 1.5 इंटू 36.125 इंटू 6.5 का स्क्वायर बाई 8, सो दैट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 286.18 किलो न्यूटन मीटर, 286.18 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। इस बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या कर लेना है, डी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा दैट इज mu इज इक्वल टू
0.138 FCK BD square. I can write this value here, 286.18 into 10 raised to the power 6 is equal to 0.138 into 15 into 350 into d का स्क्वायर. यहाँ से d आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 286.18 E6 is equal to 0.138 into 15 into 350 into d का स्क्वायर, d का स्क्वायर. सो सोल्व करेंगे. दिस वैल्यू इज 628.49 mm which is less than d provide, so hence it is okay. तो भाई मेरे पास में d required जो है लेस आ गया. दिस इज द d required, दिस required is less than the d provided. सो यहाँ पे हमने जो डायमेंशन मानी है वो अब फाइनल हो गई. कौन सी वाली? ये वाली. अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपके पहले ही बार में ये वैल्यू का जो है लेस देन आ जाता है इससे, तब दोबारा ये नहीं करना है. कब तक करेंगे हम लोग? जब तक कि डी रिक्वायर्ड का वैल्यू प्रोवाइडेड से लेस नहीं आ जाता. मान लेते हैं कि अगर मेरे पास यहीं पे भी नहीं आता, वापस करना है. एग्जाम में भी यही करना है, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कुछ, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल. अगर कहीं पे भी फेल होता है तो आप जिम्मेदार हैं उसके लिए. तो आप यहाँ पे हर हाल में उसको चेक करेंगे. डायमेंशन मेरे पास फाइनल क्या हो गया? सो फाइनल डायमेंशन इज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो फाइनल डायमेंशन इज क्या हो जाएगा? कैपिटल बी 350 mm, कैपिटल डी 700 mm, स्मॉल डी 665 mm. These are the final dimension. अब क्या करना है? अब हमें निकालना एरिया ऑफ स्टील. एरिया ऑफ स्टील. तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए दोस्तों मेरे पास में इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हो जाएगी दैट इज mu इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU. mu की जगह मैं पुट कर दूंगा, व्हाट इज दैट वैल्यू? mu की जगह पुट कर देंगे हम लोग 286.87 FY. तो ये 87 FY जगह 415. AST मुझे निकालना है, D का वैल्यू 665, ये कैलकुलेटर में जानता है. XU का वैल्यू क्या पुट करेंगे ये बताओ? XU का वैल्यू क्या पुट करेंगे? टेल मी. XU का वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो मैं ये जानता हूं XU का वैल्यू, अगर ये XU लिमिट से लेस आ जाता है तो ये अंडर होगा और उसमें जो हमने कैलकुलेट किया वही पुट करेंगे. अगर ये बराबर आ जाता है तब तो कोई पुट कर दो. अगर ये ज्यादा आ जाता है तब मुझे डबली की तरह डिजाइन करना पड़ेगा, सिंगली में नहीं होगा, डबली की तरह डिजाइन करना पड़ेगा. नाउ टेल मी कि ये जो AST, ये जो आपके पास में सेक्शन है वो कौन सा है? अंडर का है, ओवर का है या बैलेंस का है? आंसर सामने लिखा हुआ है. बताओ कौन सा सेक्शन है ये? अंडर का है, ओवर का है, बैलेंस का है? मैं फिर बता दूं, आंसर सामने लिखा है और यही डेटा आपको बता रहा है कि सेक्शन अंडर में है, ओवर में, बैलेंस में, बिना कोई कैलकुलेशन किए. अब आपकी नजर उसको पकड़ पा रही नहीं पकड़ पा रही वो आपके ऊपर है. आंसर सामने लिखा है, बस ये देख लो. सुमित कह रहा है 0.48 इंटू डी. बताओ एक्चुअल लिमिट का वैल्यू नहीं पूछा बेटा मैंने, आयास कियो कि भाई ये सेक्शन कौन सा है, अंडर, ओवर और बैलेंस. प्रिंस एक्चुअल लिमिट, अनुज 0.48, आस्था, काजल, अमर. अच्छा अमर कह रहा, अमर ज्योति बैलेंस. चलो एक का तो आंसर है बैलेंस.
विशाल सर एक्सयू की इक्वेशन से निकालेंगे। बेटा विशाल बिना एएसटी के एक्सयू कैसे निकाल लोगे हैं? एक्सयू निकाल लेंगे बताओ, बिना कैलकुलेशन किए सामने इक्वेशन लिखी है, उससे बताइए कौन सा सेक्शन है ये। राजन सिम्र जपनीत डेप्थ प्रोवाइड किया करो ना यार, क्यों फिर बैठे रहते हो हैं? जब इतना अच्छा जानते हो, कंसेप्ट में क्लियरिटी है, तो फिर बोलने में क्या रहता है। लुक एट हियर, ये जपनीत का आंसर करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। अब जस्ट समझो, ये इक्वेशन जो लिखी गई है, ये इक्वेशन लिखी गई है लिमिटिंग को ध्यान में रखते हुए। ये इक्वेशन किसको ध्यान में रखते हुए? लिमिटिंग को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, उसी से हमने डिराइव करी थी। तो अगर मैं ये मोमेंट को लिमिटिंग मानता हूं तो मुझे डेप्थ कितना देना है? 628 और ये आपके पास एक्चुअल लिमिट की डेप्थ, ये जो डेप्थ सॉरी नॉट ये जो डेप्थ आई है वो लिमिटिंग डेप्थ आई है, हाँ या ना? राइट, यानी कि इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, बी का वैल्यू ये रख देता हूं, तो सोल्व करूंगा तो यही मोमेंट आएगा जो कि मेरे पास में लिमिटिंग मोमेंट बन गया। बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली डेप्थ नहीं लेके मैं इससे ज्यादा वाली ले रहा हूं, हाँ या ना? अब मेरे पास जो है देखो, इक्वेशन में क्या लिख रहा हूं? बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैं यही लिख रहा हूं, 286.18 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 0.87 FY 415 इंटू AST। अब देखना यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, इंटू AST, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 665। जब मैं यहाँ पे 665 लिख दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये वाला मोमेंट इस डेप्थ के सेक्शन के लिए क्या बन गया। यानी कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं इस 665 को यहां पे पुट कर देता हूं, अगर मैं इस 665 को यहां पे पुट करता हूं और ये वैल्यू निकालता हूं, तो डेफिनेटली इसका वैल्यू जो आएगा वो ज्यादा ही होगा। रिपीट कर देता हूं, अगर मैं यहां पे 665 ये 665 को उठा के यहां रखूंगा और ये लिमिटिंग इक्वेशन है, तो यहां से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा मेरे पास वो कौन सा आ जाएगा? लिमिटिंग मोमेंट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो वो मोमेंट का वैल्यू इस मोमेंट से तो ज्यादा ही आएगा, कंफर्म है। ये कब मिलेगा? जब आपने ये डेप्थ रखी होगी। सो हियर आई कैन से, अगर डी रिक्वायर्ड लेस आ जाता है डी प्रोवाइडेड से, तो गिवन डायमेंशन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो अंडर का होगा, ना कि बैलेंस और ओवर का। क्लियर है? तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ स्टील के लिए डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी प्रोवाइडेड, सो section is under enforce and XU is 0.87 FY into AST divided by 0.36 B into FCK। well put। हम लोग क्या करेंगे, XU का वैल्यू जो क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है वो यूज करेंगे। XU का वैल्यू ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि अंडर के लिए XU लेस देन XU लिमिट रहता है, तो फिर XU के वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो क्या रहता है, ये आ जाएगा -0.42, XU की जगह यही पुट करूंगा, तो दिस इज द 0.87 इंटू 415 इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू B 350 इंटू FCK 15। एक अननोन एक इक्वेशन सोल्व करिए, तो जो है
कैलकुलेटर खुद से इसको क्वाड्रेटिक में बनाएगा, जो करना है करेगा। तो पहले तो यहाँ बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी को भी। 286.18 E6 इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू AST इंटू ब्रैकेट में 665 माइनस 0.42 इंटू 0.87 इंटू 415 इंटू AST डिवाइड बाई फिर ब्रैकेट में 0.36 इंटू 350 इंटू 15 ब्रैकेट बंद फिर सोल्व। सो AST का वैल्यू आ रहा है 1443.24, ये आना चाहिए, सही आ रहा है। तो ये आ जाएगा, दैट इज द AST इज इक्वल टू 1443.24 mm स्क्वायर। दिस इज द AST। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो है दिस इज द AST रिक्वायर्ड, ये AST रिक्वायर्ड है। हमने 20 mm का बार का डाया अज्यूम कर रखा है, तो नंबर ऑफ बार कितनी होगी, तो नंबर ऑफ बार के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ बार जो दिया जाएगा वो आ जाएगा n इक्वल टू AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर। फाई हमने 20 mm मान रखा, तो ये आ जाएगा 1443.24 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू 20 mm का बार डाया हमने माना था, तो ये आ जाएगा 1443.24 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। सो हियर द वैल्यू इज 4.59। तो हम लोग कितनी बार देंगे, 5 बार प्रोवाइड करेंगे, 5 बार प्रोवाइड, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड कितना होगा, तो AST प्रोवाइडेड हो जाएगा, दैट इज प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा 5 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। सो AST प्रोवाइड हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। सो दैट वैल्यू इज 1570.8 mm स्क्वायर। ये AST प्रोवाइडेड है। अब ये AST प्रोवाइडेड है, इसको चेक करना है मिनिमम से और मैक्सिमम से। ये वैल्यू मिनिमम से लेस नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चेक विथ मिनिमम, तो नेक्स्ट हो जाएगा चेक विथ मिनिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, दैट इज AST अपॉन BD इज इक्वल टू 0.87 अपॉन FY, 0.85 अपॉन FY। तो यहाँ से AST में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AST डिवाइडेड बाय 350 इंटू 665 इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय 415। सो यहाँ से AST मिन जो आ रहा है दैट इज कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 0.85 इंटू 350 इंटू 665 डिवाइडेड बाय 415। सो हियर द वैल्यू इज 476.72 mm स्क्वायर विच इज लेस देन AST रिक्वायर्ड। तो AST मिनिमम जो है वो लेस देन है AST रिक्वायर्ड, सॉरी प्रोवाइडेड से क्या है, लेस देन है। तो इसका मतलब ये ओके हो गया, राइट। अब ये वाला वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो चेक विथ मैक्सिमम। तो नेक्स्ट हो जाएगा चेक विथ मैक्सिमम। तो AST मैक्स जो आएगा दैट इज AST मैक्स क्या हो जाएगा, शुड नॉट मोर देन 4% ऑफ BD। तो ये हो जाएगा दैट इज 4%, 4/100 इंटू B 350 इंटू 700। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो AST मैक्स जो आ रहा है वो आ जाएगा, AST मैक्स कितना आ रहा है ये, तो 4/100 इंटू 350 इंटू 700। सो दैट वैल्यू इज 9800 mm स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन AST प्रोवाइड। सो ये हो जाएगा दैट इज द ओके। तो दिस इज द फाइनल डिजाइन जो आपको करना रहता है, और ये 30 मार्क्स है एग्जाम के अंदर।
चलिए नोट करिए इसको। कैसे पता चले कि भाई ये अंडर है या फिर ओवर है? तो यार एक चीज देखो, अगर मैं, सुनना ध्यान से, मुझे इस मोमेंट के लिए, इस बेंडिंग मोमेंट के लिए AST निकालना, यही हम लोग लिख रहे हैं, लुक एट हियर, यही हम लोग ये वाला मोमेंट लिख रहे हैं। तो अब ये मोमेंट मेरे पास में, ये जो मोमेंट है 286.18 वाला, ये मोमेंट मेरे पास अंडर का है, ओवर का है या बैलेंस का है, उसके लिए बात करनी पड़ेगी, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। अब हमने इसी मोमेंट को यहां पे रखा और मैंने D निकाला तो वैल्यू आ गया 628। यानी कि अगर मैं 628 की डेप्थ यहां रखता हूं तो भी मेरे पास में बेंडिंग मोमेंट ये आएगा, तो इसको मैं लिमिटिंग मोमेंट मान सकता हूं। यानी कि अगर मैं यही वैल्यू दूंगा तो मेरे पास XU की जगह XU लिमिट लिखा जा सकता है 101%। बट मैं ये वाला वैल्यू तो नहीं दे रहा हूं, क्लियर है? इससे ज्यादा दे रहा हूं। इससे क्या दे रहा हूं? मैं ज्यादा दे रहा हूं, दैट इज द 665। अगर मैं इसको उठा के यहां रखता हूं तो भाई मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.138 इंटू 15 इंटू 350 इंटू 665 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहां पे रखूंगा, इस इक्वेशन में रखूंगा, तो ये इक्वेशन से जो मुझे वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज द MU लिमिट, दैट वैल्यू इज द MU लिमिट। तो MU लिमिट कितना हो जाएगा? दैट इज 0.138 इंटू 15 इंटू 350 इंटू 665 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ रहा है आपके पास में, दैट इज 320.39 किलो न्यूटन मीटर। यानी कि अगर आप ये डेप्थ रखते हैं इसमें, तब उसमें, तब ये जो बीम है, ये बीम लिमिटिंग तक कितना मोमेंट ले सकती है? ये बीम लिमिटिंग तक कितना मोमेंट ले सकती है? दैट इज द 320। हम कितना मोमेंट इस बीम पे लगा रहे हैं? दैट इज द 286। तो बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड इज लेस देन द लिमिटिंग मोमेंट। तो दैट्स वाई हम लोग ये बोल देते हैं कि ये पूरा कैलकुलेशन ना शो करके हमें ये सारी चीजें माइंड के अंदर पता है, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि अगर D रिक्वायर्ड लेस देन होता है D प्रोवाइड से, तो रेस्पेक्टिव बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन द लिमिटिंग मोमेंट फॉर द गिवन डायमेंशन, फॉर द गिवन डायमेंशन। इस डायमेंशन के लिए ये आ रहा है लिमिटिंग मोमेंट, तो गिवन डायमेंशन के लिए जो है अप्लाइड मोमेंट लेस होगा तो ये अंडर एनफोर्स होगा। दैट्स वाई हम लोगों ने ये वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दिया था। आई होप इट इज क्लियर, कोई इश्यू नहीं होगा किसी को। ये तो 2-3 लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि एक स्टूडेंट का डाउट ये है कि सर इसमें हमें शियर को लेके भी डिजाइन करना है, बॉन्ड को लेके भी चेक करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन इतना सा लिखा आ रहा है तब तो जो इतना किया गया है वो एनफ है। लेकिन अगर मैं इसके साथ में टेबल भी दे देता, दैट इज द PT और टाउ C के लिए, तब इस टेबल का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आगे और सोल्व करना है शियर को लेके। तो शियर में हमने जो प्रॉब्लम किया वो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। इतना लेंदी, मतलब आप लोगों के लिए बहुत लेंदी है ये, इतना लेंदी। अगर मैं ये टेबल भी ऐड कर दूं तो थोड़ा बहुत लेंदी बन जाएगा। वो ESC वालों से जनरली पूछते हैं, आप लोगों से सामान्यतः उतना ही पूछा जा रहा है जितना मैंने जो है वो करा है इसमें। ये रहा, दैट्स एनफ, क्लियर? सो दैट्स वन। कैलकुलेटर में सोल्व करना बता दो। कैलकुलेटर में सोल्व करने के लिए 86 पॉइंट कितना आ रहा है, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं हम लोग, ये वाली ले लेते हैं 639 वाला, तो ये आ जाएगा 279.17। यहाँ पे सीधा E6 लिखना है, 10 E6 नहीं लिखना है, E6 एल्फा करके यहाँ पे इक्वल है, इक्वल एल्फा करके यहाँ पे इक्वल दबाइए 0.138 इंटू FC के 15 इंटू 330 इंटू फिर A जो है रेड कलर में लिखा गया तो एल्फा करके A का स्क्वायर, देन शिफ्ट सोल। तो जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 639.28, ठीक है।
जिसके पास ये कैलकुलेटर इस चीज को फॉलो अप करे, और जिसके पास सिल्वर कलर वाला है वो पूरा इक्वेशन यही लिखे। यहाँ पे हमने अननोन को ए से लिखा था, वो लोग अननोन को एक्स से लिखे जो यहाँ पे हैं। और फिर उनको करना है क्या लास्ट में, इसमें हम लोग शिफ्ट सोल 2 बार कर रहे हैं। उनको क्या करना है, शिफ्ट सोल और इक्वल एक बार ही करना, शिफ्ट सोल एंड देन प्रेस द इक्वल, तो वो सोल्व कर देगा। कृष्णन का डाउट है 4.59 बार आया, तो हम लोग 5 बार क्यों दे रहे हैं? तो बेटा एक बात बताओ, 4.5 बार दे सकते हो क्या तुम? हैं? यहाँ पे 4.59 बार आ रहा है, तो क्या तुम इतनी बार दे सकते हो क्या? या तो 4 होगी या 5 होगी, तो इससे कम तो मैं जा नहीं सकता, तो इससे जस्ट आगे वाला नंबर ही तो दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट? ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है दैट इज द डिजाइन ऑफ बीम, ये कंप्लीट होता है। कोई डाउट है किसी को, किसी भी तरह का, किसी पोर्शन में, कोई पॉइंट में जो नहीं समझ में आया हो, या कुछ ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि ओनली लिखा दी गई है, समझाया नहीं है, फील फ्री टू आस्क मी। जहां तक मुझे ध्यान है हर चीज को समझा के ही लिखवाया गया है, और उससे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। कोई डाउट? चलो नाउ, अब यहाँ पे 1-2 पेज छोड़ दीजिए, देन नया हेडिंग लगाइए दैट इज डिजाइन ऑफ द स्लेब। नया हेडिंग लगाइए दैट इज द डिजाइन ऑफ स्लेब, डिजाइन ऑफ स्लेब, that is the new topic। सर बीम के बेस का कवर कितना होगा? बीम के बेस का कवर नॉमिनल और क्लियर कवर के हिसाब से दिया जाएगा, तो वो वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। एनीवन? चलो, चलिए बीम और स्लेब के बारे में बात करते हैं। तो पहले बीम और स्लेब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बीम और स्लेब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बीम के अंदर अगर मैं देखता हूं तो बीम हमारे पास में होती है कुछ ऐसे, लुक एट दिस इज द बीम सेक्शन, ये बीम सेक्शन होती है, दिस इज द एल, दिस इज द बी और दिस इज द डी। जबकि मैं स्लेब में देखता हूं तो स्लेब मेरे पास में होती है कुछ ऐसे, हियर इट इज, दिस इज द वन, दिस इज द वन। तो ये हो जाएगा एल वाई, दिस इज द एल एक्स, और ये हो जाएगा थिकनेस या डेप्थ, या इसको डी लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं। बीम के अंदर क्रॉस सेक्शन डायमेंशन बी और डी बहुत लेस रहता है एल से, बहुत एल रहता है एल से, बहुत लेस देन रहता है एल से, लेंथ से। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि बीम जो रहता है वो वन वे एलिमेंट होता है, वन वे एलिमेंट होता है, वन वे एलिमेंट होता है, और लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट होता है। इसीलिए आप लोग जो है बीम को लाइन से बना देते हैं। लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन नहीं होती है। क्यों बना देते हैं? क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है बी और डी से। जबकि स्लेब के अंदर हम बात करें तो स्लेब के अंदर ओनली डेप्थ और टी एक ही चीज है, ये बहुत लेस देन रहती है एल वाई और एल एक्स से, एल वाई और एल एक्स से, दोनों के रेस्पेक्ट में ये डायमेंशन बहुत लेस रहती है। इसीलिए स्लेब को टू वे एलिमेंट बोला जाता है। स्लेब को जो है हम लोग टू वे एलिमेंट बोलते हैं, टू वे एलिमेंट बोलते हैं स्लेब को। बीम को एनालिसिस के लिए हम लोग लाइन डायग्राम यूज करते हैं। एनालिसिस के लिए लाइन डायग्राम यूज किया जाता है, लाइन डायग्राम यूज करते हैं। जबकि स्लेब को एनालिसिस के लिए हम लोग जो है, स्लेब को एनालिसिस के लिए हम लोग प्लेट एलिमेंट यूज करते हैं। प्लेट एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। लाइन डायग्राम, लाइन एलिमेंट।
लाइन एलिमेंट जो है वो यूज किया जाता है। तो जब कभी भी हम बीम को शो करते हैं तो बीम को हम लोग शो कर देते हैं, दैट इज दिस वन, और ये लाइन एलिमेंट है, हियर इट इज। और जबकि स्लैब को एनालिसिस करेंगे तो स्लैब को एनालिसिस करने के लिए हम लोग इस तरीके का शो करेंगे, दिस इज एल वाई, दिस इज एल एक्स, और इसमें ओनली एल को शो करते हैं। ठीक है, बीम के बारे में हम लोग अभी बातें कर चुके हैं। बीम जो है मेनली जो डिजाइन होती है, वो डिजाइन होती है फ्रॉम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। बीम को हम लोग डिजाइन करते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को लेके, जबकि स्लेब मेनली डिजाइन होती है, स्लेब जो है मेनली डिजाइन होती है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के लिए। स्लेब मेनली डिजाइन होती है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के लिए, एंड देन हम लोग इसको स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, राइट।
एंड LX इज द शॉर्टर स्पान, दैट इज द, वो दो तरह की होती है, एक हो जाएगा वन वे स्लेब, एक हो जाएगा वन वे स्लेब, और दूसरा होता है दैट इज द टू वे स्लेब, दैट इज द टू वे स्लेब। वन वे स्लेब के अंदर हम लोग ये बोलते हैं दैट इज LY, दिस इज द लॉन्गर स्पान एंड इट इज द LX। मैं यहाँ पे इसको इधर लिख देता हूँ, LY जो रहता है दैट इज द लॉन्गर स्पान एंड LX इज द शॉर्टर स्पान, ठीक है। तो अगर ये LY और LX रेशियो लेस देन, सॉरी नॉट लेस देन, ग्रेटर देन अगर 2 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वे स्लेब बोलेंगे। वहीं अगर मेरे पास में स्लेब कुछ ऐसी रहती है जिसमें दिस इज द LY, दिस इज द LX, अगर LY और LX रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 रहता है तो ये जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज द टू वे स्लेब होगी, और ये हो जाएगी मेरे पास में वन वे स्लेब, ये हो जाएगी दिस इज द वन वे स्लेब, ठीक है। तो ये स्पान रेशियो पे डिपेंड करता है कि वन वे होगा या टू वे होगा, नोट करो। So this is all about the one way and two way slab। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करें वन वे और टू वे स्लेब की कहानी क्या है और इसमें हम लोग किस तरीके से लोड मानते हैं और क्या होता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, अच्छा इसको यही रहने देते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट लिखिए, स्लेब के बारे में पहला पॉइंट लिखिए, इसी के नीचे पॉइंट लिखिए, ऑल फोर साइड चारों साइड जो रहती हैं, ऑल फोर साइड मे बी सिंपली सपोर्टेड फिक्स और कंटिन्यूअस। ऑल फोर साइड मे बी सिंपली सपोर्टेड फिक्स और कंटिन्यूअस और इन कॉम्बिनेशन ये जो रहती हैं वो क्या होगा दोस्तों, ये चारों साइड जो रहती हैं दैट इज या तो सिंपली सपोर्ट हो सकती हैं या फिक्स हो सकती हैं या इनके कॉम्बिनेशन पे हो सकती हैं या कंटिन्यूअस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द वे, राइट। तो दिस इज नोन एज द सिंपली सपोर्टेड, सॉरी दिस इज द वन वे और टू वे स्लेब के हिसाब से हम लोग बोलेंगे। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने बड़ा अच्छा चीज किया। मतलब एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई भी ये स्लेब दे रखा है और इस स्लेब में आपको जो डेटा दिया गया है वो क्या दे रखा है, दैट इज, मान लीजिए इसमें आपको जो डेटा, अरे यार ये डेटा दे रखा है दैट इज LY इज इक्वल टू 8 मीटर एंड LX इज इक्वल टू 3 मीटर, और आपसे पूछा गया कि ये कौन सा स्लेब है, टेल मी। आपसे पूछा गया ये कौन सा स्लेब है, LY और LX जो है आपको ये डेटा दे रखा है एंड बाकी जो कंसेप्ट चाहिए सामने लिखा हुआ ही है। एग्जाम्पल सब लोग बताइए क्या होगा, विच स्लेब इज दिस,
प्लेट। तो जहां तक मैं समझता हूँ सारे स्टूडेंट ने ये किया होगा, दैट इज एल वाई अवर एल एक्स, और एल वाई का वैल्यू 8 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर, तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास में, दैट इज 2 कितना हो जाएगा 66 करके कुछ वैल्यू आ रहा होगा। यही किया होगा सबने। अगर किसी ने ये किया है तो सबका आंसर गलत है, और सबने लिखा होगा वन वे स्लेब, तो ये आंसर हो जाएगा गलत, ये आंसर हो जाएगा गलत। पॉइंट ये है कि अभी अभी हमने स्टेटमेंट क्या लिखा कि इसकी चारों साइड या तो सिंपली सपोर्ट होगी, या फिक्स होगी, या कंटिन्यूअस होगी, या कॉम्बिनेशन में होगी। मेरे पास इस वाली स्लेब के अंदर ये सपोर्टेड है, ये सपोर्टेड है, ये सपोर्टेड है, और ये फ्री है। अगर कोई भी एक साइड फ्री होता है स्लेब के अंदर, सो वो ना तो वन वे में आती है ना टू वे में आती है। क्लियर हो गया सबको? अगर कोई भी एक साइड भी फ्री रहती है स्लेब में, तब वो स्लेब ना तो वन वे में होगी ना टू वे में होगी। तो यहाँ पे लिखो ये हो जाएगा दैट इज, इसमें लिखिए क्या लिखेंगे इसमें, सो दिस इज द वन 2.67 विच इज ग्रेटर देन 2, बट दिस स्लेब neither one way nor two way. This slab is neither one way nor two way. इसमें लिखिए greater than 2, but this slab neither one way nor two way because one side is free. Because one side is free. तो जब वन साइड फ्री है तो हम लोग इसको ना तो वन वे और ना टू वे में बोलेंगे। ठीक है, उसके लिए फिर अलग तरह का एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं। अब मैं आगे जब एनालिसिस करूंगा तो मैं हर बार स्लेब को ये बनाऊंगा, तो आप ये मत बोल देना कि सर ये वन वे और टू वे में से नहीं आता है। मैं हर बार सपोर्ट शो नहीं करूंगा आगे से। मैं ये तो आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो गया। नाउ ऑनवर्ड्स जब भी मैं स्लेब बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बना दूंगा। इट मीन्स आपको समझ जाना है कि वन वे और टू वे क्या है, इसका मतलब चारों साइड से सपोर्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, वन वे स्लेब के लिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, वन वे स्लेब के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे। अगर मैं वन वे स्लेब का एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ, ये समझने के लिए है दोस्तों। तो आप कॉलेज ओबेसी बातें गए होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे सिविल का ब्लॉक है, यहाँ पे सिविल का ब्लॉक है, और यहाँ पे मैकेनिकल का ब्लॉक है। इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में जाने के लिए जो कॉरिडोर बना हुआ है, कॉरिडोर की जो चौड़ाई रहती है सामान्यतः ये 2 या 3 मीटर का रहता है, और इसकी लंबाई जो है 50-60 मीटर की रहती है। इसमें यहाँ पे कॉलम लगा है, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम्स लगे हुए होते हैं, और या तो इस पे डोम बना होता है, या तो इस पे डोम बना होता है कुछ ऐसे, या फिर फ्लैट स्लेब, यहाँ पे स्लेब लगी रहती है। तो मैं इस वाली स्लेब के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो इसका Ly और इसके Lx से यहाँ पे अगर रेशियो देखा जाता है, Ly और Lx रेशियो दिस इज मच ग्रेटर देन 2, बहुत ज्यादा रहता है 2 से। तो ये जो स्लेब होती है दैट इज नोन एज द वन वे स्लेब। बेसिकली दिस इज नोन एज द वन वे स्लेब, जो कॉरिडोर में लगी है, वॉकवे पे लगी है। ठीक है, तो ये वन वे स्लेब कहलाती है। वन वे स्लेब के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे कॉलम लगा है, यहाँ पे कॉलम लगा है, यहाँ पे कॉलम लगा, यहाँ पे कॉलम लगा होता है। तो इस स्लेब के पास में जो चॉइस होती है बेंड करने की, वो चॉइस क्या होती है, इस स्लेब के पास में जो चॉइस होती है बेंड करने की, एक मिनट रुकिए, चॉइस होती है बेंड करने की, साइड में सपोर्टेड रहेगा। तो ये जो बेंड हुआ है दैट बेंड अकर इन द शॉर्टर, यानी कि शॉर्टर डायरेक्शन में हुआ, शॉर्टर स्पान के अलोंग हुआ है। तो जब इसमें इधर की साइड बेंडिंग हुआ है तो इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वन वे के अंदर वो ओनली शॉर्टर डायरेक्शन में देंगे। इधर डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है लॉन्गर डायरेक्शन में तो नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो वन वे स्लेब में डिफ्लेक्शन जो होगा मेनली वो क्या रहेगा, शॉर्टर स्पान का पार्ट रहेगा। ड्यू टू दिस द रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन शॉर्टर डायरेक्शन ओनली।
रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन शॉर्टर डायरेक्शन ओनली। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड क्या लिख कर सकते हैं कि भाई इसमें जो रेनफोर्समेंट होगा वन वे स्लेब में वो किस डायरेक्शन में दिया जाएगा? शॉर्टर स्पान में। क्यों देंगे? क्योंकि डिफ्लेक्शन शॉर्टर स्पान में जो है कंसिडरेबल रहता है, लॉन्गर में नहीं रहता है। एंड यू कैन सी दिस लाइक दिस। क्लियर? नाउ अब आते हैं टू वे स्लेब पे। तो सपोज करिए दिस इज द टू वे स्लेब, दिस इज द Ly और दिस इज द Lx। तो मैं जब इस स्लेब की बात करूंगा दोस्तों, तो इस स्लेब में क्या होगा कि जैसे मैं सेंटर पे लोड लगाऊंगा तो ये दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। लुक एट दिस, इस तरीके से ये जो डिफ्लेक्शन है वो इधर भी दे रही है, शॉर्टर डायरेक्शन में भी दे रही है, तो लॉन्गर डायरेक्शन में भी दे रही है। तो इस वाले स्लेब के अंदर आपको दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट देना रहता है, Lx में भी और Ly में भी, शॉर्टर में भी और लॉन्गर में भी। तो मैं टू वे स्लेब के अंदर जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में देंगे, शॉर्टर और लॉन्गर दोनों में। डिफ्लेक्शन जो होगा वो दोनों में हम लोग देखते हैं, दोनों में देखते हैं। बट दोनों के अंदर वन वे और टू वे में जो डिफ्लेक्शन होता है वो मेनली फंक्शन होता है शॉर्टर स्पान को लेके। क्यों होता है वो हम लोग जब टू वे स्लेब में पढ़ेंगे तब देखेंगे। वन वे में तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि वन वे में शॉर्टर के अलोंग ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट टू वे के अंदर भी शॉर्टर स्पान के डिफ्लेक्शन को क्रिटिकल मानते हुए ही रेनफोर्समेंट दिया जाता है। क्यों, वो हम लोग टू वे में बात करेंगे। बट दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है कि डिफ्लेक्शन जो होगा वो वन वे और टू वे में फंक्शन होगा, दैट इज द शॉर्टर स्पान का। किसका फंक्शन होगा? दैट इज फॉर द शॉर्टर स्पान। ये बात हो गई। एक पॉइंट तो ये जो भी हम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है इंटरमीडिएट सपोर्ट को लेके। इंटरमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा? देखिए, ये वन वे स्लेब है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, कॉरिडोर के अंदर आप देखते हैं तो लेंथ बहुत ज्यादा है। अब आप खुद मुझे बताइए, क्या इस स्लेब के लिए आप साइड में तो बीम दे ही रहे, क्या इसके अंदर बीच में कहीं पे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? यहाँ पे यानी कि बीच में यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब बीच में छोटी छोटी बीम लगाओगे क्या? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? अरे भाई इसका स्पान ही कम है ना, कम है तो बेंडिंग होगा, उसको रजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट दे रखा है, स्लेब की सफिशिएंट थिकनेस भी दे रखी है, तो बीच में सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। तो बीच में सपोर्ट को बोला जाता है इंटरमीडिएट सपोर्ट या सेकेंडरी बीम। तो वन वे स्लेब में इंटरमीडिएट सपोर्ट माने सेकेंडरी बीम की जरूरत नहीं होती है, सामान्यतः नहीं दिया जाता अगर मैं इस तरह की वन वे स्लेब की बात कर रहा हूं तो। वहीं अगर मैं टू वे स्लेब के लिए अगर देखता हूं तो टू वे स्लेब में क्या होगा? टू वे स्लेब में देखता हूं तो दिस इज द वन, इसमें डिफ्लेक्शन जो हो रहा है इधर भी हो रहा है और इसमें डिफ्लेक्शन इधर भी हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन इधर भी हो रहा है। यानी कि अगर मैं सेंटर पे देखूंगा तो डिफ्लेक्शन जो है मेरे पास इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ये स्पान भी ये वाला नहीं, इसमें ये वाला भी ज्यादा है और ये वाला भी ज्यादा है। Ly over Lx रेशियो लेस देन 2 है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि भाई मेरे पास जो है वो बीम दोनों साइड में डिफ्लेक्ट करेगी। जब दोनों साइड में डिफ्लेक्ट कर रही है तब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बीच में बीम देनी पड़ेगी। एंड दिस इज द बीम। ये हमने क्या करा? एक बीम ऐसे दे दी, एक बीम ऐसे दे दी। जैसे ही मैंने ये बीम दे दी तो क्या हुआ? पहले मेरे पास डिफ्लेक्शन ये वाला था, अब जो है मेरे पास ये स्लेब 4 अलग अलग स्लेब में डिवाइड हो गई। ये वाली स्लेब, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो ये वाला और इधर वाला होगा। सेम चीज यहाँ होगी। और ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो वैल्यू यहाँ पे जो हो रहा था उससे तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप अगर अपने घर में देख रहे हो जब बड़ा सा होल है उसमें बीच में बीम लगी होगी, या कहीं आप क्लासरूम में जाते हो छोटी क्लासरूम के अंदर तो वहां पे बीच में बीम लगी हुई मिल जाएगी।
अगर आप थोड़े से बड़े होल में जाते हो तब आपको ये भी मिलेगा कि अगर ये वाला डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है तब हम क्या करते हैं, तब हम लोग जो है वो इसके अंदर इधर और इधर बीम लगा देते हैं। जो चीज इसमें वो भी इन चारों में सब जगह एक जैसी होगी तो हम क्या कर देते हैं, इस तरीके का बीम इसमें लगा देते हैं। तो ये एक तरीके से ग्रिड फॉर्म आपको दिखा होगा। जैसे मैं ये कर देता हूं तो भाई मेरे पास में अब जो डिफ्लेक्शन मेजर करूंगा मैं वो ये हो जाएगा, अब और छोटा हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू पक्का इससे तो कम है, इससे तो कम है इसे, इसको बोलते हैं ग्रिड स्लैब। इसको क्या बोला जाता है, ग्रिड स्लैब। और ऐसी स्लैब आप देख सकते हो कॉन्फ्रेंस रूम में, मैरिज हॉल में या मॉल के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा स्पान है, बीच में आप कुछ कॉलम वगैरह नहीं लगा सकते, मैरिज हॉल में, राइट। तो वहां पे हम लोग ये वाली जो है इस तरह की स्लैब देते हैं और ये कहलाती है ग्रिड स्लैब। फिर आप इसके बीच के अंदर जो है लाइटिंग का लगा सकते हो, गुंबद जो भी लगाते हैं वो सारा एस्थेटिक चीजों में लगाया जा सकता है, स्पेस को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। तो टू वे स्लैब के अंदर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ठीक, तो हमने कहां तक पॉइंट लिख लिए थे, ये सारे पॉइंट हो गए थे। तो इसके बाद में पॉइंट लिखिए जो जो मैं बोलता जा रहा हूं, फटाफट पॉइंट लिखो। इन जनरल no intermediate supports are required in general no intermediate supports are required for one way slab Next point, in two-way slab intermediate supports are provided. In two-way slab intermediate supports are provided. Next point, main reinforcement are provided in one-way slab along shorter span and in two-way slab along both span, shorter और longer दोनों span के अंदर। तो डिफ्लेक्शन इज कंसिडर फॉर वन वे स्लैब के लिए अलोंग द शॉर्टर स्पान एंड टू वे स्लैब के लिए मेनली अलोंग द शॉर्टर स्पान। ठीक है।
जाएगा मेन पॉइंट के अंदर। दोनों में लेते हैं, मेनली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों के अंदर कंसीडर होता है, बट हम फोकस या एनालिसिस जो करते हैं वो सॉर्टर को लेके करते हैं। अगर आपको याद भी हो तो हमने डिफ्लेक्शन के लिए जो वैल्यू लिखा था टू वे स्लैब के लिए, क्या लिखा था? सॉर्टर स्पान बाय ओवरऑल डेप्थ रेशियो, ये लिखा था हमने, इसलिए मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं, और ये डिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा दिस वन। नाउ अब इसके आगे का जो पोर्शन है हम लोग ब्रेक के बाद करेंगे। वी हैव द 10 मिनट ब्रेक। चलिए, 10 मिनट का ब्रेक है।